आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। और 11 सितंबर को मैं सभी सम्मानित दर्शकों को आरक्षण विरोधियों के खिलाफ, जो आरक्षण का विरोध करते हैं, जो बहुजन विचारधारा का जो विरोधी हैं, उन सभी के खिलाफ 11 सितंबर को बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के समर्थन में रामलीला मैदान में सभी को मैं आमंत्रित करूंगा। तो माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर बहुत बड़ा गुनाह किया है। देखो भाई, मेरे हिसाब से कैसे गुनाह कर दिए? बिल्कुल नहीं तो पीडीए का नारा हटा दो ना, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। और पहले भी मैं कहता था कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, एक कांग्रेस नागनाथ है तो बीजेपी सांपनाथ है। करूंगा कि आरक्षण किसी के बाप की बपौती नहीं है। आरक्षण हम सबके हक और हुकूमत और अधिकार, मान सम्मान और स्वाभिमान को बचाने का अधिकार है। उसे जिंदा रखना हम सबका कर्तव्य है, क्योंकि अगर ये जाति व्यवस्था जिंदा रख सकते हैं तो हम लोग आरक्षण को बचा करके अपने सम्मान और स्वाभिमान को भी जिंदा रख सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राज रावत। इस वक्त मैं प्रयागराज के कौंधियारा में आया हुआ हूं, और आप तो जानते ही हैं दोस्तों कि कौंधियारा में एक बहुजनों के नेता हैं, काफ़ी लोकप्रिय है। सिर्फ कौंधियारा में ही नहीं, प्रयागराज के अंदर उनका जो है चर्चा होता रहता है। जब भी बहुजनों का नाम लिया जाता है, बहुजन नेताओं का, तो इनका नाम आता है। इनका नाम है अजय मोहन कुशवाहा जी। आप देख सकते हैं फ्रेम में हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि जिस तरह से 11 सितंबर को SC/ST आरक्षण बचाओ का जो आंदोलन होने वाला है दिल्ली के रामलीला मैदान में, इनका क्या वक्तव्य है, क्या इनका कहना है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने जो SC/ST आरक्षण के अंदर क्रीमी लेयर का आदेश दिया है, इनका उस पर क्या बोलना है। आखिर प्रयागराज में जो बहुजनों के नेता हैं अजय मोहन कुशवाहा, या फिर जो कौंधियारा के अंदर सबसे चर्चित नाम है अजय मोहन कुशवाहा, वो कहना क्या चाहते हैं इस मामले पर, और जो आंदोलन होने वाला है चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, जो नगीना के सांसद हैं, उन पर क्या कहेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका फ्रीडम न्यूज़ इंडिया पर, फ्रीडम न्यूज़ भारत पर। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। सबसे पहले आपके सभी सम्मानित दर्शकों को, जो मुझे देख रहे हैं और मेरे विचारों को सुनने वाले हैं, आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम पुनः करूंगा। उसके साथ साथ बड़े भाई राज रावत जी को भी धन्यवाद, आभार व्यक्त करूंगा। साथियों, आप सबको पता है कि इस देश में एक आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। कुछ लोग आरक्षण को बचाना चाहते हैं, कुछ लोग आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं। तो आखिर चर्चा हो जानी चाहिए कि ख़त्म क्यों करना चाहते हैं। आखिर एक क्रीमी लेयर की बात आती है तो 8 लाख से ऊपर कमाई वाले लोगों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ये भी जहाँ तक देखा जाए सही है, परंतु इन सब सिस्टमों को पूरी तरह समाज में लागू करने से पहले कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार और सरकार के चलाने वाले अधिकारी और कानून व्यवस्था नहीं ध्यान दे पाती। चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ 11 सितंबर को रामलीला मैदान में नगीना सांसद बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी आरक्षण के बचाओ और संविधान बचाओ का जन आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर पूरे भारत देश से, कई राज्यों से, कई ज़िलों से लोग आएंगे आरक्षण के समर्थन में। लग रहा है जी, आरक्षण के समर्थन में खड़े होंगे। आखिर मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आरक्षण बचाना चाहते हैं और आरक्षण का विरोध कुछ लोग करते हैं कि आरक्षण अब नहीं चाहिए, चलिए मैं भी मान लिया कि आरक्षण नहीं चाहिए, लेकिन मैं उन आरक्षण को
उन आरक्षण के विरोधियों से यह पूछना चाहता हूं कि अगर आप आरक्षण को खत्म करना चाहते हो तो जो एक इस देश में जो जाति व्यवस्था है, उस जातीय व्यवस्था पर क्या आपने कभी भी विचार किया? आप चीन, थाईलैंड, कोरिया, कंबोडिया, जापान जैसे देशों में आप चले जाइए, वहाँ पर जातियाँ दो हैं, एक स्त्री एक पुरुष, और कॉमन में एक किन्नड़ होता है, कन्नड़। तो समझ लीजिए, तो कहने का तात्पर्य हमारा है कि जो तहसीलों से जो जाति प्रमाण पत्र बनाया जाता है, जो भारत में 6,743 जातियों में SC, ST, OBC समाज के लोगों को बांटा गया है। एक तिवारी जी मिश्रा के यहाँ शादी कर सकते हैं, लेकिन OBC जैसे कुशवाहा एक पटेल के यहाँ शादी नहीं कर सकता, एक पटेल एक यादव के यहाँ शादी नहीं कर सकता। ये तो है सवाल, ये तो है। हाँ, तो विचारने कई मुद्दे हैं, लेकिन संविधान तो हक देता है ना, संविधान से तो, संविधान के नियम से तो शादी सभी कर रहे हैं। लेकिन जो एक विडंबना है समाज में, जो कुप्रथाओं को समाज में थोप दिया गया है, यही रीजन है। इस अपने अधिकार और हक और हुकूमत को जिंदा रखने के लिए, कायम रखने के लिए, इन दुर्व्यवहार, इन बुराइयों को जो समाज में थोप दिया गया है इस SC, ST, OBC समाज में, इसीलिए SC, ST, OBC समाज के लोग आरक्षण को बचा करके अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं और यह कहना चाहते हैं कि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी इंसान हूँ। लेकिन उन आरक्षण के विरोधियों से मैं यह कहना चाहता हूँ, जो आरक्षण का विरोध करते हैं, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं और सभी दर्शकों से यह कहना चाहता हूं कि आरक्षण का विरोध आप करिए, आरक्षण को पूरी तरह खत्म कर दीजिए। चाहे आरक्षण में भी आरक्षण लीजिए, चाहे क्रीमी लेयर लगाइए, चाहे नहीं लगाइए, लेकिन जो तहसील से जाति प्रमाण पत्र बनती है, कुशवाहा का अलग, पटेल का अलग, चमार का अलग, SC, ST, OBC का अलग, जनरल का अलग, ये अगर आरक्षण आप खत्म करना चाहते हैं तो ये जाति व्यवस्था को ही खत्म कर दीजिए। वो लोग तो कहते हैं, जैसे कि सामान्य वर्ग के लोग तो ये कहते हैं कि जो जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था तो संविधान का ही देन है, क्योंकि आज भी जो जाति सर्टिफिकेट मिल रहा है, जाति प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं संविधान का ही तो दिया है। आप पहले तो वो लोग बोल रहे हैं कि जो है पहले तो संविधान का मतलब जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलता था, जब संविधान लागू नहीं हुआ था। तो अगर जाति व्यवस्था है तो संविधान की ही देन आरक्षण भी तो है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर आरक्षण SC, ST, OBC को दिया, अगर वो जाति व्यवस्था जिंदा रख सकते हैं तो हम लोग अपने आरक्षण को बचाने के लिए भी इसके लिए संघर्ष करेंगे और इसे बचाएंगे। और 11 सितंबर को मैं सभी सम्मानित दर्शकों को आरक्षण विरोधियों के खिलाफ, जो आरक्षण का विरोध करते हैं, जो बहुजन विचारधारा का जो विरोधी हैं, उन सभी के खिलाफ 11 सितंबर को बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के समर्थन में रामलीला मैदान में सभी को मैं आमंत्रित करूंगा। क्या आप जाएंगे? देखिए, मेरा कार्यक्रम पहले से फिक्स है 12 तारीख को। मैं पूरी तरह सोशल मीडिया में भी और उनके कार्यक्रमों को भी, उनके विचारों को भी सुनता हूं, और मैं झूठ फुरा कर यह नहीं कह सकता कि मैं जाऊंगा। मेरा 12 तारीख को और 13 तारीख को कार्यक्रम मेरा इलाहाबाद में फिक्स है, इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगा। लेकिन कई आंदोलनों में मैं भाग लिया हूं, तो मैं आमंत्रित भी करूंगा और यह निवेदन करूंगा कि आरक्षण किसी के बाप की बपौती नहीं है। आरक्षण हम सबके हक और हुकूमत और अधिकार, मान सम्मान और स्वाभिमान को बचाने का अधिकार है। उसे जिंदा रखना हम सबका कर्तव्य है, क्योंकि अगर ये जाति व्यवस्था जिंदा रख सकते हैं तो हम लोग आरक्षण को बचा करके अपने सम्मान और स्वाभिमान को भी जिंदा रख सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आखिर आरक्षण कब तक
चलता रहेगा? कब तक जो है इस देश को आरक्षण के नाम पर जो है कमज़ोर किया जाएगा? कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण इस देश को बर्बाद कर रही है, कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण इस देश को कमज़ोर कर रही है, और आरक्षण अगर हटा दिया गया तब जो है देश कहीं ना कहीं तरक्की करेगा, देश जो है देश का जो जीडीपी है, ग्रोथ है, वो आगे बढ़ेगा। कुछ लोगों का कहना ये है कि आरक्षण जब दिया जा रहा था बस ये कह करके दिया जा रहा था कि इस एक पीढ़ी को आरक्षण दे दिया जाए तो अगला पीढ़ी ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, फिर बाद में आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज भी दोस्तों मतलब जो है देखा जा रहा है कि आरक्षण चल रहा है, तो उस पर क्या कहें? आप कह रहे हैं कि आरक्षण इस देश के विकास में बाधा डाल रही है। आपने कहा इस देश को विकसित करने में बाधा डाल रही है, लोग कहते हैं। मैं आपको ले चलता हूं। आप इस देश में अगर इस देश की राजनीति और की बात करते हैं, इस देश के विकास की बात करते हैं, तो इस देश में आज वर्तमान की जो सरकार है हिंदू बनाम मुस्लिम का नारा देती है। डेफिनेटली, बिल्कुल दे रही, सही बात। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, 19वीं सदी में राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, ये देख रहे हैं आप पीछे, उनके साथ फातिमा शेख एक महिला थी। उन्होंने शिक्षा की ज्योति जलाई, संघर्ष किया, और आप ज़्यादा दूर न जा कर के हम सबके उम्र के नौजवान साथियों ने इस देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के भूमिका को, इस भारत देश के तिरंगे की शान के लिए जो लड़े, उनकी भूमिका को क्या नकार सकते हैं? अभी ज़्यादा नहीं घटना जो कहते हैं कि आरक्षण इस देश के विकास की गति को धीमी कर रही है। तो मैं इसीलिए यह कहना चाहता हूं कि इस देश के विकास की गति जाति व्यवस्था, हिंदू बनाम मुस्लिम और धर्म रूपी जो आडंबर से लिप्त होकर के अंधविश्वास में समाज को लपेटा जा रहा है, ये पीछे ले जा रहा है। आरक्षण पीछे नहीं ले जा रहा। मैं आप सबको बता दूं, अभी एक घटना लखनऊ की है। एक घटना लखनऊ, आर्यन मिश्रा की हत्या कर दी गई, पीट पीट करके कर दी गई। आप सब ने देखा। एक घटना लखनऊ की है, मुसलमान समझ करके आर्यन मिश्रा को मार डाला गया। अब सोचिए, हिंदू बनाम मुस्लिम। वहीं पर आप सोचिए, AIM के प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमाई मौजूद थे, हार्ड पंप करके बाबूजी की जान बचाई। जब आर्यन मिश्रा जी को पीट पीट करके मुसलमान समझ करके हिंदू, हरियाणा का था। हाँ, हरियाणा का मामला। तो ये लखनऊ में हुआ है मामला। तो सोचिए कि जब एक आर्यन मिश्रा को मुस्लिम समझ करके पीट पीट करके उसकी हत्या कर दी गई, और उसका पिता जब जानता है यह घटना, तो उसको जब हार्ट अटैक आता है, तो आप सोचिए AIM के प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पर मौजूद थे, शोएब जमाई मलिक जी जो मौजूद थे, उन्होंने उनके पिता को हार्ट का पंप किए, तब जाके आर्यन मिश्रा के पिताजी की जान बची। आप इसे क्या कहेंगे? आप बताइए, इसे क्या कहेंगे? तो हम आपसे यह कहना, अब आप सोचिए, जो एक व्यवस्था है, आप सोचिए कि एक आरक्षण का विरोध करते हैं, दूसरा जातीय जनगणना का भी विरोध करते हैं। जातीय जनगणना का विरोध क्यों करते हो भाई? चलो, जाति जनगणना का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि जातियों में हिंदुओं को अगर बांट दिया गया तो कहीं ना कहीं जो है ये हिंदू धर्म कमज़ोर पड़ जाएगा। ये RSS के जो चीफ हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने भी कहा है कहीं ना कहीं राष्ट्र को कमज़ोर कर देगा जाति की जनगणना, इसलिए जाति जनगणना कहीं ना कहीं भाजपा नहीं करवाएगी। एक जो है अमर उजाला पेपर में आपने पढ़ा होगा कि मोहन भागवत जो RSS के प्रमुख हैं, उन्होंने एक बयान दिया था, याद होगा सबको। ये दिए थे कि जातीय भगवान ने नहीं बनाई, जाति व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई। हाँ, ये तो बोला था। हमारे पास है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। अच्छा ये बताइए, जब जातीय व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई तो जातीय जनगणना का विरोध कौन कर रहा है? अब इसमें आप ये देख रहे हैं, ब्राह्मणों ने जातीय जनगणना की मांग खारिज की। अब बताइए, ये देख रहे हैं नागौर का है, 2024 का है, 13/5/2024 का, ये देख लीजिए, भास्कर ने खबर छापा। भास्कर ने छापा। तो देखिए तकलीफ, उनका पेट दर्द जो बहुजन विचारधारा को
जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, APJ अब्दुल कलाम, सावित्रीबाई फूले, फूलन देवी, तमाम जो महापुरुष इस बहुजन विचारधारा को, इस पूरे भारत को अखंड का सपना देखने वाले लोग, खंड खंड भारत को अखंड बना करके एक हम लोगों को न्योता दिया विस्तृत भारत बनाने का। तो देखिए सीधी बात है, मैं भी आरक्षण नहीं चाहता कि रहे। आप भी नहीं चाहते, देख सकते हैं दर्शकों, अजय मोहन कुशवाहा भी कह रहे हैं कि आरक्षण को मैं भी नहीं चाहता, मैं भी आरक्षण को नहीं स्वीकार करता। पहली बार बोल रहे हैं फ्रीडम न्यूज़ इंडिया के कैमरे पर, बहुजनों के नेता हैं, ये खुद बोल रहे हैं कि हम आरक्षण नहीं चाहते। हाँ, और आगे बोलिए। आरक्षण नहीं चाहते, किस बेस पे नहीं चाहते, इसको भी सुन लीजिए। आप आरक्षण को खत्म करिए, बिल्कुल खत्म करिए, परंतु आप जाति प्रमाण पत्र को खत्म करिए, जाति व्यवस्था का जो व्यवस्था बनाई है इसको पूरा खत्म कर दीजिए। तो मुझे कोई तकलीफ नहीं कि आरक्षण खत्म करो, और उसके साथ साथ इस देश में समान शिक्षा की बात की जाए। मैं यहाँ पर एक लोगो लगा है, वन नेशन वन एजुकेशन। देखिए सरकार ऐसे मुद्दों को खत्म कैसे करती है। अभी कुछ दिन पहले इस देश में आदरणीय इस देश के प्रधानमंत्री वन नेशन वन इलेक्शन की आवाज को संसद में उठाया। हाँ, बोले थे। हाँ। और तमाम इस भारत के जो नेता थे, जो वास्तव में पढ़ लिख करके इस देश की राजनीति में भागीदारी लिया, जैसे आपके तमाम उदाहरण मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तमाम लोग लोकसभा विधानसभा में इस आवाज़ को उठाया कि जब नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री जी जब लोकसभा में बिल पारित करना चाहे कि सभी इलेक्शन एक साथ होना चाहिए पूरे भारत में, वन नेशन वन इलेक्शन की बात की। हाँ। तो इस देश में जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात होना शुरू हुई, तो इसी मुद्दे पर वन नेशन वन एजुकेशन की बात लोकसभा विधानसभा में उठना शुरू हुआ कि वन नेशन वन एजुकेशन उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी वन नेशन वन एजुकेशन होगा। चंद्रशेखर आजाद ने भी बोला। हाँ, तो वन नेशन वन एजुकेशन की जब आवाज उठना शुरू हुई, तो वर्तमान के प्रधानमंत्री, इस देश के वर्तमान के प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे को ही फाइल को दबा के रख दिया। मुद्दा खत्म, मीडिया वाले खत्म। कहीं अगर इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात को लेकर के ये लोग उलगुलाम होते, तो इधर से यह बहुजन मूवमेंट के लोग, जो बहुजन विचारधारा के लोग, जो बाबा साहेब अम्बेडकर के लोग, बाबा साहेब की विचारधारा और संविधान के मानने वाले लोग हैं, वो उलगुलाम करते किसके लिए? वन नेशन वन एजुकेशन के लिए। इसीलिए इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन के फाइल को दबा के रख दिया, तब से कोई मीडिया नहीं दिखाया। तो मैं कहता हूँ, हम तो कह रहे हैं कि आरक्षण का विरोध मैं करूँगा भाई। किस बेस पे करूँ? जब तुम अपने जाति व्यवस्था को बचा सकते हो, जब तुम अपने संस्कार सिविलाइजेशन को बचाने की बात करते हो, पुरानी परंपराओं को समाज में थोपने की बात करते हो, मानवता को खत्म करने की बात करते हो, मानवता इस देश में अगर जिंदा होनी है तो एक विधायक का लड़का, एक सांसद का लड़का, एक मोची और गरीब किसान मजदूर के रिक्शा चलाने वाले बच्चे के भी साथ बैठ के पढ़े। उस दिन इस देश की जो जाति व्यवस्था है, जो आरक्षण है, अपने आप खत्म हो जाएगी। आप बताइए, एक सांसद चुन के जाता है लोकसभा में, उसके लिए एक वीआईपी कानून पारित होता है, और हम वोटर लोग, आप वोट देने वाले लोग, आप वोट देने वाले लोगों के लिए क्या पारित होता है? ये एक चीज बताइए। कोई नेता जीत के जाए, रोड नाली खड़ंजा चकरोड बम्बा बनवा दे, आपके दरवाजे रोड लगवा दे, कौन सा एहसान कर दिया भाई? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सभी सम्मानित दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, कौन सा एहसान कर दिया? कौन सी अपनी संपत्ति बेच करके हमारी रोड बनवाया है? नेता इस देश में वह है जो समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ते हुए सीने पे गोली खा के मर जाए, उसकी तस्वीर
ऐसे महापुरुषों की लाइनों में लग जाए, वही इस देश का लीडर होगा और उसकी विचारधारा लीडरशिपिंग होगी। तो मैं यह कहना चाहता हूँ, माननीय कांसीराम राजनैतिक फिलोसफर थे और उन जैसे राजनैतिक फिलोसफर का हम सम्मान इसलिए करते हैं, उन्होंने कहा और तमाम महापुरुषों के विचारों ने कहा, और वर्तमान की राजनीति से मैंने एनालिसिस किया कि वर्तमान की राजनीति और आरक्षण का विरोध इसलिए हो रहा है कि आप जैसे, हम जैसे और सभी सम्मानित दर्शक, पढ़े लिखे दर्शक नौजवान साथियों को पढ़े लिखे लोग राजनीति में भागीदारी नहीं लेते, इसीलिए इस देश का विकास रुका हुआ है। इस देश के विकास की सीमा को रोकने के लिए आरक्षण का कोई दोषारोपण नहीं है। तो मैं 11 समर्थन का भरपूर समर्थन करता हूं और बिल्कुल इस जन आंदोलन को एक महा आंदोलन, और उसके साथ साथ इस देश के लिए आरक्षण कोई मुद्दा नहीं है, ये भी बात है। इस देश को अगर मुद्दा बनाना है, इस देश को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, तो आरक्षण से ज़्यादा वन नेशन वन एजुकेशन, अगर एक सांसद और विधायक और के बच्चे फॉरेन कंट्रियों में जाके पढ़ सकते हैं, तो इसके लिए भी इस देश में जन आंदोलन होना चाहिए कि इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन लागू हो। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने तो संसद में बोला था कि हम तो चाहते हैं कि जो है एक ऐसा नियम आए जहां पर जो है विधायक, सांसद और एक मजदूर का बेटा साथ में पढ़ पाए। वो तो बोले थे। बोलने से क्या होता है भाई, संसद में बोले तो, लेकिन और कोई तो बोला भी नहीं था। जैसे मान लीजिए ये आरक्षण के लिए जन आंदोलन कर रहे हैं, वन नेशन वन एजुकेशन भी एक मुद्दा बनाओ ना, उसमें शामिल करो। क्यों नहीं बना रहे हो? हम मानते हैं आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अधूरा संघर्ष कर रहे हैं। आरक्षण का विरोध करोगे तो ये आपकी राजनीति को चमकाएगा, ये भी मान के चलिए, क्योंकि नेताओं के आरक्षण का समर्थन करो। हाँ, आरक्षण का समर्थन करोगे, आरक्षण के लिए लड़ोगे कि हमारे इस देश के बहुजनों को आरक्षण जिंदा रहना चाहिए, तो ये इनकी राजनीति जिंदा रहेगी। लेकिन जमीन पे कभी भी इस बहुजन पूरे समाज के लोगों को, SC ST OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भला कभी नहीं हो सकता जब तक इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन नहीं लागू होता। उसके साथ साथ राज भाई जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि विद्यालय यहाँ 2 तरह के हैं, एक सरकारी एक प्राइवेट। हाँ, तो हम ये कहते हैं अगर आप वन नेशन वन एजुकेशन नहीं लागू कर सकते, सामने पत्र लिखा चंद्रशेखर आज़ाद जी को, कहा पत्र लिखा तो नहीं लिखा है, मैं जानता हूँ ना, लिखिए, हो सकता है लिखने से वो आवाज़ नहीं उठे। शायद मैं इस आपके मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, ये बात अगर उनके तक पहुँचेगी तो पत्र से भी ज़्यादा यह प्रभावशाली होगी। मैं चाहता क्या हूँ, देखिए यहाँ पर बात हो रही थी शिक्षा 2 तरह की है, एक गरीब की एक अमीर की। गरीब का लड़का सरकारी विद्यालय में खिचड़ी खा रहा है, अमीर का लड़का दिल्ली कॉन्वेंट में पढ़ करके फॉरेन कंट्रियों में जो है पढ़ रहा है, अच्छे पोस्ट पर जा रहा है, अच्छे पोस्ट पे गूगल में जा रहा है, ट्विटर में जा रहा है, तमाम। हम ये कहते हैं कि सरकार ज़्यादा कुछ ना करे, तो बस सरकार के बैठे लोग इसलिए संघर्ष कर ले आज चंद्रशेखर आज़ाद जी कि सरकार में बैठे लोग थोड़ी हैं, विपक्ष में तो है ना, एक मजबूत विपक्ष में है ना। अपने आप में एक गिनीज बुक में 100 नेताओं में एक नेताओं का नाम आता है ना, आजाद बड़े भाई चंद्रशेखर जी। इकलौते नेता है इतना अपने पार्टी प्रभावशाली हैं, उनके विचारों को जो है लोग फॉलो करते हैं, मानते हैं, तो ऐसे नहीं करते प्रभाव। इकलौती पार्टी के इकलौते सांसद कहाँ कितना कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे? बहुत कुछ कर सकते हैं। चिराग तले अंधेरा, एक अंधेरे के लिए रोशनी ही, एक दीपक ही काफ़ी होता है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ज़्यादा कुछ ना संघर्ष करें। अगर एक मोची के लड़के के साथ, एक मोची और गरीब किसान मजदूर के बच्चे के साथ सांसद, विधायक, मंत्री, मिनिस्टर, IAS PCS के बच्चे नहीं पढ़ा सकते, उसके लिए कानून नहीं पारित कर सकते, तो सिर्फ एक कानून बना दे, सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे सरकारी नौकरी करेंगे और प्राइवेट में पढ़ने वाले बच्चे प्राइवेट नौकरी करेंगे। अगर ये नियम हो जाता है तो बढ़िया ही हो जाए। तो आप देखिए पूरा भागना शुरू हो जाएगा। पूरा मामला शिक्षा का है। हाँ, पूरा मामला शिक्षा का है। भागना शुरू हो इस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा,
शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा ये बुनियादी ज़रूरत है। इस बुनियादी ज़रूरत को हम सबको लेकर के एक बड़े पैमाने पे जन आंदोलन करना चाहिए। आरक्षण इस देश का कोई मुद्दा नहीं है। अगर चाहते हैं कि आरक्षण खत्म हो तो जाति व्यवस्था खत्म करो और इस देश में 1 नेशन 1 एजुकेशन लागू करो। देखिए, इस देश की तकदीर और तस्वीर आज रात हो रही है तो सुबह बदल जाएगी। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कहीं ना कहीं कांग्रेस आरक्षण की बात करती है, आरक्षण की बात करती है, संविधान बचाने की बात करती है, लेकिन एक जो है कांग्रेस के नेता हैं जिनका नाम सुरेंद्र राजपूत है, वो कहते हैं कि जो है सम्राट अशोक महान नहीं थे। इस पर क्या कहेंगे? वो क्या कहना चाहते हैं? सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के नेता हैं। देखिए, ये विवादित बयान ऐसे छोट भैया नेता दिया करते हैं, समझ रहे हैं, और इनकी हैसियत सम्राट अशोक, विश्व विजेता कहे जाने वाले सम्राट अशोक का नाम लेने की भी नहीं है इनकी हैसियत, आज से जान लीजिए। और सम्राट अशोक की अगर ये बात कर रहे हैं, जिस दिन यह बहुजन उस सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध को याद कर लेगा ना, तो इस देश के बहुजन विचारधारा का विरोध करने वाले लोग यह देश छोड़कर विदेश भाग जाएंगे। ये बात याद रखना। ये चाहे राजपूत हों, चाहे जो भी हों, उनको आप अवगत करा देना, बता देना कि सम्राट अशोक का अगर विरोध कर रहे हो तो इसके बारे में सोच लीजिएगा कि सम्राट अशोक के बारे में पढ़ लीजिए, वह कौन था, उसके बाद आप बयान दीजिए। उसके साथ साथ मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, परंतु ऐसे लोग ऐसे विवादित बयान दे करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। और पहले भी मैं आपको कहा था और पहले भी मैं कहता था कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, एक कांग्रेस नागनाथ है तो बीजेपी सांपनाथ है, कांग्रेस नागनाथ है तो बीजेपी सांपनाथ है। और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी चाहे सपा हो, ये सब अवसर देख करके, जैसे एक कांग्रेस वाले अवसर देख करके रोटी सेकते हैं ना, तो उसी तरह समाजवादी के लोगों को अंदर परिवर्तन आया है कि अभी रोटी सेकने का अवसर है राजनीति का, इसलिए मिल करके रोटी सेक लो। जब खाने की बारी आएगी तो खाया जाएगा मिल करके, नहीं तो अकेले तो खाएंगे ही। आज देखिए, तो कहने का तात्पर्य हमारा बस इतना है कि ऐसे विवादित बयान किसी महापुरुष के बारे में देने से पहले सोचना चाहिए, सोचने से भी पहले उनको गूगल में सर्च कर लेना और एंशियन हिस्ट्री उठा के पढ़ लेना। अगर आप एंशियन हिस्ट्री उठा के खोल के पढ़ोगे तो मौर्य वंश, तथागत बुद्धकालीन, पुरापाषाण, तमाम जो सभ्यताएं हैं सबसे पहले इन्हीं का आता है। उसमें किसी एंशियन हिस्ट्री में कभी आपने देखा क्या हिंदू का वर्णन किया गया है क्या? मैंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हिंदू, जो आप कहते हैं इस देश के लोग हिंदू हिंदू पगला गए हैं, कह रहे हैं हिंदू हूँ, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उठा के पढ़ना। जब इस देश को अंग्रेज छोड़ के जा रहे थे तो रानी विक्टोरिया भी इस देश को जब छोड़ के जा रही थी तो रानी विक्टोरिया ने इस भारत देश को नाम की गाली दे के गई थी। हाँ, ये बात तो क्या कहते हैं जो है मिलती है कि रानी विक्टोरिया ने जो है ऐसा बोला था। ये तो चीज़ें हैं और क्या कहते हैं, लेकिन एक चीज़ और है, एक सवाल और हम पूछना चाहते हैं। पीडीए जो है समाजवादी पार्टी पीडीए नाम देती है, गठबंधन में आती है इस लोकसभा चुनाव में, और पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बोलती है। और क्या होता है कि अखिलेश यादव जो है नेता प्रतिपक्ष थे उत्तर प्रदेश के अंदर, पांडे जी को बना देते। और फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे जगह जाते हैं लोकसभा में तो उन्होंने इस्तीफा दिया तो जगह खाली हुई तो माता प्रसाद पांडे जी को वो नेता प्रतिपक्ष बना देते हैं। तो क्या लगता है, माता प्रसाद पांडे जी पीडीए के थे या फिर कुछ और? देखिए, इस सवाल को मैंने जो रमेश पटेल जी हैं जो बीएसपी से चुनाव लड़े थे उनसे भी पूछा था, उन्होंने अपने हिसाब से जवाब दिया था। और आपसे भी हम यही सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि आप भी बहुजनों की तरह से नेता हैं। आपसे अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर पीडीए की बात किए हैं तो माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर बहुत बड़ा गुनाह किया है। देखो भाई, मेरे हिसाब से कैसे गुनाह कर दिए? बिल्कुल नहीं तो पीडीए का नारा हटा दो ना, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। नहीं, वो कहते हैं पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भी है, अगर आप इसको चाहो तो अगड़ा भी बोल दो। अगड़ा कैसे? जब आपने नाम दे दिया पीडीए का तो उसमें अगड़ा कैसे जोड़ सकते हो? वो कहते हैं कि आप समझ लो सरासर जो है बहुजनों के साथ अन्याय है। फिर इसका जो है बड़े पैमाने पे जो है, अगर बहुजन जिस दिन जान जाएगा सही तरीके से तो समाजवादियों का भी विरोध हो सकता है, बड़े पैमाने पे विरोध होगा, तो इनको छोड़ना पड़ेगा आर या पार। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है, ठीक है उन्होंने जो सम्मान दिया, उनकी जो व्यक्तिगत बातें हैं, उनके जो माता प्रसाद पांडे के समाजवादियों के साथ जो सहयोग हैं, उनको देखते हुए, उनके संघर्षों को देखते हुए बनाए होंगे, लेकिन पीडीए सूट नहीं कर रहा है। फिर माता प्रसाद पांडे के ऊपर एक आरोप भी लगा था जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी 2012 में, तो माता प्रसाद पांडे के ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर एक जाति विशेष के लोगों को करीब 80 की संख्या में उनको बना दिया गया था, जिसमें जो है वैकेंसी सिर्फ 83 थी और 80 की संख्या में एक विशेष जाति के लोगों को उन्होंने वैकेंसी में सेट करवा दिया था माता प्रसाद पांडे को। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी सपा सरकार ने उनको नेता प्रतिपक्ष बना दिया। तो क्या लगता है कि माता प्रसाद पांडे जो है नेता प्रतिपक्ष के रूप में सूट कर रहे हैं पीडीए की नारा देने वाली पार्टी पर? तो मुझे नहीं लगता कि वो पीडीए की बात करेंगे। सीधी बात है, जो व्यक्ति 2012 में सरकार में रहते हुए पूरी तरह मैं माता प्रसाद पांडे को तो नहीं जानता, इनके बारे में विशेष बयान तो नहीं, लेकिन आपने अभी एक बात कहा, हाँ, उनके ऊपर आरोप लगा कि 83 पदों में 80 पदों पर एक विशेष जाति के लोगों को उन्होंने जगह दिया, तो सरासर गलत है। उसी तरह पीडीए के नारा को यह विपक्ष के नेता झुठलाएंगे, पीडीए के नारे को विपक्ष के लोग खत्म कर देंगे धीरे धीरे। तो इसलिए मैं यह कहूँगा कि पीडीए को अगर जिंदा रखना है, 2027 की राजनीति आपको करनी है इस प्रदेश में, तो पीडीओ को जिंदा रखो। और बस मैं इतना ही कहूँगा, बकाया कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि इस देश में राजनीतिक लोग जाति नहीं देखते, लेकिन इस देश में रहने वाले लोग जाति व्यवस्था को बनाकर जातिगत राजनीति जरूर करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं, ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को जो है माता प्रसाद पांडे के द्वारा जो है वोट भी नहीं मिल पा रहा है। माता प्रसाद पांडे खुद अपनी सीट हारे थे, बिल्कुल, उसके बावजूद भी माता प्रसाद पांडे को बनाया गया, तो ये कहीं ना कहीं अपमान है ओबीसी SC ST के लोगों को। बात हो रही थी इंद्रजीत सरोज विपक्ष के नेता होंगे और कई नाम जो है उठे थे। हाँ। अब भाई यादव को बना देते तो परिवारवाद हो जाता। हाँ। तो इंद्रजीत सरोज को बनाना चाहे तो उन पे भी विचार नहीं बन पाया, क्योंकि इंद्रजीत सरोज के लड़के को जो है सांसदी जिताया गया है समाजवादियों के माध्यम से। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि देखिए, माता अभी भी वक्त है, पीडीए को नारे को जिंदा रखना है, तो पीडीए को जिंदा रख करके उत्तर प्रदेश में सरकार वापस लाना है। तो माता प्रसाद पांडे की जगह किसी और SC ST OBC को विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष का बनाने का कष्ट करें, ये मेरा दरख्वास्त है। नहीं तो लोग टूटना शुरू हो जाएंगे। आपको मैं बता दूं, मैं जब इस भारत जोड़ो यात्रा वगैरह वगैरह तमाम संगठनों के माध्यम से पीडीए का नारा दिया गया, तो एक नई ऊर्जा देखी गई। जैसे ही उत्तर प्रदेश में माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, लोगों का दिल जो है टूटने शुरू हो, चाल मच गई थी कि ये तो जो है, बताइए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात, संविधान बचाओ की बात करके जो समाज के लोग आरक्षण का विरोध करें, जो इनको वोट भी नहीं देते, जो इनको वोट नहीं देना चाहते, आरोप लगता है कि वोट भी वो लोग नहीं देते। और उस समाज को हमारे समाज का नेतृत्व दोगे, तो देखिए, एक बिल्ली चूहे की रखवाली नहीं कर सकती।
बस इतना ही कहूँगा। आप सभी दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम करूँगा। और और आप फिर से बोलिए, क्या कहेंगे 11 सितंबर पर? क्या यहाँ जो प्रयागराज के लोग हैं, प्रयागराज के जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं, उनको क्या संदेश देंगे? क्योंकि जिस तरह से आप बात करते हैं, ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं जो है बहुजन मूवमेंट को जो है थोड़ा आपके द्वारा बोलने से ज़्यादा बल मिलता है। तो क्या आज़ाद समाज पार्टी के भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को जो प्रयागराज में, उनको क्या संदेश देंगे? क्या उनको 11 सितंबर के दिन जाना चाहिए रामलीला मैदान पर? देखिए, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा। अगर संगठन की बात करूं तो मैं भीम आर्मी संगठन का बहुत सम्मान करता हूं, उससे जुड़ा भी हूं। और उसके साथ साथ मैं 11 सितंबर को जो रामलीला मैदान में दिल्ली में बड़ा जन आंदोलन आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ का होने जा रहा है, मैं सभी आप लोगों को आमंत्रित करूंगा। और उसके साथ साथ यह निवेदन करूंगा कि आप लोग भारी से भारी मात्रा में पहुंच करके इस आंदोलन को सफल बनाने का काम करें। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यही एक बार और प्रश्न पूछना चाहूँगा, लास्ट प्रश्न यही है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन जजों ने इस पर फैसला सुनाया, जो जज जो है ऑलरेडी बड़ी जातियों से आते हैं, जो कहीं न सिर्फ एक जज थे जो एससी जात से आते थे, बाकी सारे जज जो है बड़ी जातियों से आते हैं। क्या लगता है बड़ी जातियों के जो जज हैं वो क्या छोटी जातियों पर जो ये फैसला सुना रहे हैं, कह रहे हैं कोटे के अंदर कोटा, जाति के अंदर जाति बांटा जाएगा, वो सही है? इसका आप समर्थन करते हैं या नहीं? तो बतिया, मैं इसका समर्थन क्यों करूंगा भाई? एक शब्द में बोलिए। इसका समर्थन मैं नहीं कर सकता। नहीं करते आप? बिल्कुल नहीं करता। क्रीम लेयर इसीलिए तो आरक्षण में आरक्षण कहाँ से कैसे दे रहे हो भाई? किस बेस पे दे रहे हो? अगर आरक्षण खत्म हो जाएगा, अब सोचिए कि जो आरक्षण की भूमिका है 49 से 48 मान लीजिए 50% में SC ST OBC को मिलता है, अल्पसंख्यक पूरे बुक हैं, ठीक है। अब सोचिए 50% खाली आरक्षण बचा हुआ है, उस 50% में जनरल वाले तो जा ही रहे हैं, उसमें भी ESW लगा दिए हैं, 48% में भी जो है आरक्षण ले रहे हैं। तो ये मुझे नहीं पसंद है और ये देश के लिए हानि पहुंचा रहा है, देश के गरीबों को नीचे। और उसी परंपरा को, जो गुलामी की परंपरा थी इस देश में एक समय में, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ करके भारत के संविधान को लिखा, हमें बैठने का अधिकार दिया, उसी को यह बहुजन विचारधारा के जो विपरीत काम करने वाले लोग हैं, जो विरोध करने वाले लोग हैं, वही व्यवस्था लाना चाहते हैं। अब आप सोचिए, अगर इस देश में 52% आधा से ज़्यादा आबादी ओबीसियों की है, तो ये जनरल वाले कैसे इतने ज़्यादा जज बन गए? ये पूछता है भारत, मैं नहीं पूछता, ये पूछता है भारत और इस देश के बहुजन समाज के लोग पूछते हैं। एक सवाल और है मेरा कि जो है जिस तरह से 21 अगस्त को जो है बीएसपी जैसे बहुजन समाज पार्टी ने ये मतलब एक तरह से बोला ये गया था कि उन्होंने ही ये आंदोलन बुलाया था, और फिर उसके बाद इस आंदोलन में कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद के लोग भी शामिल हुए, चंद्रशेखर आज़ाद ने भी समर्थन किया, बाद में जो है कुछ और अन्य पार्टियाँ आई समर्थन की। तो क्या लगता है जिस तरह से बीएसपी के आह्वान को समर्थन किया गया, उन्होंने आह्वान दिया, बुलाया आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ, तो लोग पहुंच गए, तो क्या जिस तरह से अब चंद्रशेखर आज़ाद बुला रहे हैं कि 11 सितंबर को आइए, संविधान बचाइए, आरक्षण बचाइए रामलीला मैदान पर, तो क्या इसमें बीएसपी के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को, समाजवादी पार्टी के लोगों को भी अपना समर्थन देना चाहिए? क्या उनको भी पहुंचना चाहिए या नहीं? देखिए, जो अपने मान और सम्मान और स्वाभिमान को जिंदा रखना चाहते हैं वो संविधान की बात करेंगे और संविधान को बचाने की बात करेंगे, और जो लोग आरक्षण के माध्यम से आज उनका सम्मान वापस हुआ है वो लोग समर्थन करेंगे। अगर मैं शुरू में ही बोल दिया हूँ, अगर नहीं किए तो नहीं करेंगे, तो वही प्रताड़ना इस देश में पुनः वापस आ रही है, उसे झेलो। लेकिन ओबीसी के लिए भी बोल रहे हैं आप? बिल्कुल, अच्छा, सबको जरूरी है भाई,
तो देखिए, इस देश में जाति व्यवस्था ख़त्म कर दीजिए, जाति परंपरा ख़त्म कर दीजिए, ये जाति और धर्म और मजहब के नाम पे लड़ना बंद कर दीजिए और सबके लिए समान शिक्षा की बात करिए। अब आप सोचिए, नॉर्वे एक देश है, ऑस्ट्रेलिया एक देश है, इन देशों में आप चले जाइए, अगर MBBS की भी पढ़ाई करना है फ्री ऑफ कास्ट होता है, 1 रुपये भी नहीं लगेगा। और अपने भारत देश में अगर MBBS की पढ़ाई करना है तो 1 करोड़ रख लीजिए, करोड़ों रुपए रख लीजिए। तो किसके पास करोड़ रुपए भाई? तो आप नाली खड़ंजा चक्रोट बम्बा मत दो, हम नालों में चल करके, तैर करके, नदियों को पार करके स्कूल पहुंच जाएंगे, लेकिन हमको समान शिक्षा का अधिकार दे दो। और इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी लोगों से मैं विदा लेता हूं और पुनः फिर कभी मौका मिला तो राज भाई के साथ वार्ता होगी। तो देख सकते हैं दर्शकों, जिस तरह से ये बहुजन नेता हैं प्रयागराज के, नाम इनका जो है जाना माना है, हमेशा जो है विवादों में भी घिरे रहते हैं, क्योंकि जानते ही हैं आप दर्शकों, जो बहुजन मूवमेंट को लेकर जाता है तो वो विवादों में घिर ही जाता है। इनसे बात किए, इनका राय लिए, आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ, और इन्होंने अपना बात भी रखा कि जो है 1 नेशन 1 एजुकेशन भी इसी में शामिल होना चाहिए। ये भी एक जो है कहीं ना कहीं जो है OBC SC ST के लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा अगर 1 नेशन 1 एजुकेशन लागू हुआ तो बने रहिए फ्रीडम न्यूज़ इंडिया के साथ। आप दोस्तों क्या 11 सितंबर को जाने वाले हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्या आप चंद्रशेखर आज़ाद के इस आह्वान का समर्थन करते हैं या नहीं? और अगर करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि जिस तरह से अजय भाई ने बोला है, अपनी बात रखा है, मुझे लगता है कि ज़्यादातर बहुजनों को ये बात पसंद आएगी। बने रहे फ्रीडम न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फ्रीडम न्यूज़ इंडिया से जुड़ने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।